बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम इस वक्त की दुनिया भर से जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान से सबसे पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज सेनेट का इलेक्शन हुआ है जिसमें एक बड़ा ड्रामा भी हुआ है, एक बड़ा अपसेट भी हुआ है। हुकूमती जमात को अपोजिशन जमात से शिकस्त हो गई है। इस्लामाबाद की एक नशिस्त थी जिस पर हुकूमती जमात पीटीआई इमरान खान की जमात के उम्मीदवार थे हफीज़ शेख जो मुशीर ख़जाना हैं, वो इलेक्शन सेनेट का हार चुके हैं और उनके मद्दे मुकाबिल यूसुफ रज़ा गिलानी जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं और इसी तरह से मौजूदा पीपल्स पार्टी जमात के वो उम्मीदवार थे और पीडीएम जो अपोजिशन का मुश्तरका अलाइंस है उसके वो मुश्तरका उम्मीदवार भी थे, उनको बरतरी मिली है और उन्होंने 169 वोट हासिल किए हैं और हफीज़ शेख को 164 वोट मिले हैं। 5 वोटों का फ़र्क है। जो अदाद शुमार थे उसके मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी को कम अज़ कम 10 वोटों से शिकस्त होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि कुछ वोट ज़ाया हुए हैं और कुछ वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने की है। उनके बेटे की गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो भी सामने आई जिसमें वो वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। अब नाज़रीन काम इस इलेक्शन के इस बड़े अपसेट के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल गर्म हो चुका है और मुख्तलिफ तरह के तबसरे जारी हैं, लेकिन जो सही और जिसे आप कह सकते हैं जो हकीकत है जिसे तस्लीम करना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम पर जो ख़रीदो फरोख्त का धंधा है ये पिछले 70 सालों से जारी है। इसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, चाहे अपोजिशन जमात हो या हुकूमती जमात, यहाँ पर वोटों की खरीदो फरोख्त होती रही है और आइंदा भी होगी। लिहाजा नाज़रीन काम मौजूदा अपसेट को एक तरफ रखते हुए जिसमें वाज़े तौर पर हम बल्कि दुनिया का कोई भी शख्स जो मुनसिफ मिजाज होगा वो यही फैसला करेगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो फतह मिली है या उन्हें जो जीत मिली है उसके पीछे पैसा चला है, पैसे के बस वोटों की खरीदारी हुई है और हुकूमती जमात के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुनाफकत से काम लेते हुए, गद्दारी से काम लेते हुए बिके हैं जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अपोजिशन का ये भी इल्ज़ाम है कि इमरान खान भी बहुत से लोगों को माजी के अंदर इसी तरह से ख़रीदते रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को, इस जमहूरी सिस्टम को जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर राइज है, जहाँ कहीं भी जमहूरियत है वो बराए नाम जमहूरियत है। हाँ, फ़र्क हो सकता है, तनासुब का, फ़ीसद का फ़र्क हो सकता है। आप अमेरिका की मिसाल ले लें। नाज़रीन काम अमेरिका को दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जमहूरी एडवांस मुल्क कहा जाता है, लेकिन अभी 2 महीने पहले इलेक्शन अमेरिका में हुए हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को वाज़े बरतरी के बावजूद शिकस्त दिलवा दी गई और पेंटागन जो अमेरिका का फौजी इदारा है उसने जोड़ तोड़ करके, ताकत का इस्तेमाल करके, असर और रसूख का इस्तेमाल करके ट्रंप को हरवा दिया और डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन को फतह दिलवा दी। इसी तरह से यूके के अंदर होता है और इसी तरह से दीगर जो भी मालिक के अंदर होता है। इसलिए नाज़रीन काम जमहूरियत की इस लानत से बचने के लिए जो बेहतरीन सोल्यूशन है जिसमें इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, खरीदो फरोख्त ना हो, नाअहल लोग इक़्तिदार में ना आएँ और सही बाशऊर और जिसे आप कह सकते हैं कि जो अवाम की सही तौर पर कमान कर सकें, लीडिंग कर सकें, वो इक़्तिदार में आ सकें, तो उसके लिए बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो खिलाफत राशिदा का निज़ाम है। इस्लामी खिलाफत राशिदा जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से शुरू होती है और इसी तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली अल मुर्तज़ा और उसके बाद के जो खुलफा गुजरे हैं उनके दौर में बाकायदा ये खिलाफत राशिदा का इस्लामिक सिस्टम रहा है जिससे मुसलमानों ने दुनिया में उरूज भी हासिल किए हैं और दुनिया के अंदर इंसानियत के बहुत से मसाइल भी हल हुए हैं। इसलिए बेहतरीन सोल्यूशन तो ये खिलाफत राशिदा का निज़ाम है जो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। और नाज़रीन काम अगर दुनिया जिस तरह से इस निज़ाम को तस्लीम नहीं करती है, दुनिया को ख़तरा है कि अगर खिलाफत राशिदा या खिलाफत बहाल हुई तो पूरी दुनिया के अंदर जो कुफ्र है उनका खात्मा हो जाएगा और मुसलमान गलबा हासिल कर लेंगे। तो कम अज़ कम नाज़रीन काम तैयब उर्दगान की जो सियासत है या जो उनकी पॉलिसियाँ हैं उनसे ही पाकिस्तान को सबक ले लेना चाहिए कि कैसे तैयब उर्दगान जमहूरियत के नाम पर इस्लामिक सदारती सिस्टम को नाफिज कर चुके हैं और ख़ुद सदर बने हुए हैं और उनकी मुशीर के, उनकी कैबिनेट के अंदर, काबीना के अंदर ऐसे लोग हैं जो इंतहाई पढ़े लिखे हैं और माहिर हैं। नाज़रीन काम पाकिस्तान की मौजूदा
موجودہ حکومت کو، یہ عمران خان کو، ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے، وہ پاکستان کے اندر اسلامک صدارتی سسٹم کو لا سکتے ہیں جو خلافت راشدہ کی بنیادوں پر قائم ہو، جس میں اس طرح کی خرید و فروخت نہ ہو، جس میں بے ایمان لوگ یا کرپٹ لوگ یا مافیاز حکومت کو بلیک میل نہ کر سکیں۔ اس کے لیے پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے اور اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال عزیز کام، ایک دوسری بڑی اپڈیٹ ہے جو افغانستان سے سامنے آ رہی ہے، جو ابھی کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے زلمے خلیلزاد جو افغانستان کے اندر خصوصی مندوب ہیں، ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ مخلوط حکومت بنائی جائے۔ اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، انٹرم گورنمنٹ کی حکومت کا سیٹ اپ لانے کی کوشش ہے۔ اور ساتھ ساتھ عزیز کام، جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو مختلف جو سیاسی تنظیمیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان چونکہ اختلافات ہیں، ان اختلافات کو حل کروانے کے لیے ایک عالمی کانفرنس بلانے کی تجویز ہے۔ امریکہ اس کی سربراہی کر سکتا ہے اور یہ عالمی کانفرنس پاکستان کے اندر بھی ہو سکتی ہے، دوحہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور ترکی کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں تاکہ تمام دنیا سے رائے لی جائے کہ افغانستان کے اندر سیاسی ماحول کو کس طرح سے بہتر کیا جائے۔ جہاں تک ناظرین کام افغانستان کے اندر افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان لڑائی اور جھڑپوں کا تعلق ہے، تو اس میں جو اب تک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، خود کابل حکومت کا دعویٰ ہے کہ جو علاقے افغانستان کی فورسز نے چھوڑے ہیں ان میں افغان طالبان کی موجودگی بڑھ چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صوبہ بادغیس ہے جہاں پر مرغاب کا علاقہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں فوجی تھے کابل حکومت کے، وہ اپنے علاقے چھوڑ کر، یونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے اور وہ علاقے افغان طالبان نے کنٹرول کر لیے۔ اور آج کی جو تازہ کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں جن میں طالبان کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مختلف صوبوں سے کم از کم 30 کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 50 کے لگ بھگ فوجی مختلف صوبوں سے ان کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں۔ تو افغان طالبان کی کارروائیاں، فتوحات تو بڑھ رہی ہیں، لیکن جو ڈیڈ لاک ہے دوحہ بین الاقوامی مذاکرات میں، وہ حل نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح سے امریکہ جو طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا تھا دوحہ کے اندر 1 سال پہلے، اس میں وہ مزید ایکسٹینشن چاہتا ہے 6 ماہ کی، لیکن افغان طالبان وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام، جو اپڈیٹ ہے بھارت سے سامنے آ رہی ہیں تازہ ترین، ان میں جو سب سے بڑی ایک خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے جو مسلح افواج ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی ہائی لیول کی میٹنگ ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں بھارت کی نیوی، بھارت کی ایئر فورس اور اسی طرح سے بھارت کی گراؤنڈ فورسز اور انٹیلیجنس کے افسران اور عہدیداران شامل ہوں گے۔ اور مودی حکومت کی جانب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ عام جو فوجی جوان ہیں وہ بھی اس کانفرنس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا بڑا شور مچا رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ عام جو فوجی اہلکار ہیں بھارتی فوج کے، انہیں بھی مودی حکومت کے ساتھ جو ایک اعلیٰ ملٹری لیول کی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شرکت کا موقع دیا جا رہا ہے۔ لیکن عزیز کام، بھارت کی فوج کے اندر جو عام فوجی جوان ہیں ان سے اگر انٹرویو لیا جائے، ان کی اگر رائے پوچھی جائے تو ان پر کتنا ظلم ہوتا ہے، ان کے کتنے حقوق مارے جاتے ہیں، یہ ماضی کے اندر ویڈیوز میں سامنے آ چکا ہے۔ کتنے فوجی ہیں بھارت کے جو دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہیں پینشن نہیں ملتی، انہیں مناسب سہولیات نہیں ملتی، انہیں کھانے پینے کی اچھی خوراک نہیں ملتی، انہیں دال روزانہ دی جاتی ہے اور وہ بھی پانی والی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کام، بھارتی فورسز کی ایک ویڈیو جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں، کانگریس سے تعلق ہے، راہل گاندھی، وہ بھی پوسٹ کر چکے ہیں، جس میں کہا گیا کہ انہیں عام سے گاڑیوں کے اندر بھیجا جاتا ہے، جبکہ بڑے بڑے افسر وہ بختر بند گاڑیوں میں جاتے ہیں اور جو بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں جاتے ہیں، تو کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مساوی طور پر عام بڑے افسران اور اسی طرح سے چھوٹے لیول کے جو فوجی ہیں ان کے درمیان یہ تفاوت رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو فوج ہے اسی وجہ سے اس کے اندر بزدلی ہے اور وہ مقابلہ نہیں کر پاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام، جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے وہ بھارت سے جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ کے جج نے ایک ریپ کے مقدمے میں یہ کہا کہ جس شخص نے جنسی تشدد یا زیادتی کی ہے اسے جو متاثرہ لڑکی تھی اسے شادی کرنے کی تجویز دی، جس پر بھارت کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ کتنا ظلم ہے کہ عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جج بھی جو مجرم ہیں، درندے ہیں، انہیں اس طرح کی تجاویز دے رہے ہیں تاکہ وہ خواتین پر، جو متاثرہ جو خواتین ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان پر اور زیادہ تشدد کروائیں۔ لہٰذا ایسے جاہل لوگوں کو اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے یا انہیں عدالت کے اندر جج بننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام، ایک اور خبر جو بھارت سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کا نشریاتی ادارہ ہے BBC، اس کی جانب سے مودی کی والدہ کی توہین کی گئی ہے،
जिसकी वजह से भारत के अंदर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि BBC का बाइकआउट किया जाए कि उन्होंने तौहीन क्यों की है। लेकिन नाज़रीन काम, जब मोदी की जानिब से कश्मीर के अंदर जुल्म किया जाता है, जब कश्मीरी माओ बहनों पर तशद्दुद होता है, उनके हकूक़ छीने जाते हैं, तो उस वक्त भारत के अंदर लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि जब भारत के अंदर मोदी की माँ के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करना जुर्म है, तो फिर कश्मीरी माओ बहनों पर जो पुलिस तशद्दुद करती है, फ़ौज तशद्दुद करती है, वो किस तरह से दुरुस्त हो सकता है। भारत नाज़रीन काम, अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब से जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं। उनमें सऊदी अरब पर आज एक मरतबा फिर हूसियों की जानिब से ड्रोन हमला हुआ है, जिसकी वजह से सऊदी इत्तेहाद का ये दावा है कि उन्होंने इसका कोई नुकसान तो नहीं होने दिया, बल्कि फ़िज़ा में ये जो ड्रोन हमला हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं, इन्हें फ़िज़ा में तबाह कर दिया है। लेकिन हूसियों का दावा है कि उन्होंने अबहा एयरपोर्ट पर जाजान और नजरान के इलाकों में जो ड्रोन मारे हैं या बैलिस्टिक मिसाइल भेजे हैं, उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है, टारगेट से हमारे अचीव हो गए हैं। आप जानते हैं मुसलसल सऊदी अरब के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 3 हफ्तों से ड्रोन हमले, बैलिस्टिक मिसाइल जारी हैं और अमेरिका भी सऊदी अरब के साथ डबल गेम कर रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान से मदद ले चुका है, लेकिन बहरहाल सऊदी अरब को अपनी पॉलिसियाँ भी तब्दील करनी होंगी और पाकिस्तान से फेयर होकर डील करनी होगी, ताकि पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफा कर सके और सऊदी अरब को इसराइल और अमेरिका के ब्लॉक में जाने से गुरेज करना होगा, पाकिस्तान और रशिया और चाइना के ब्लॉक में रहना होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वो इराक से है। इराक के अंदर एक मरतबा फिर जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, जिस पर गुज़श्ता साल भी ईरान ने बड़े बड़े मिसाइल हमले किए थे, जब जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका ने मार डाला था, उसके रद्दअमल में ईरान का दावा है कि उन्होंने ऐन उल असद नामी एक फ़ौजी अड्डा है जो अमेरिका के कंट्रोल में है, जहाँ पर अमेरिकी फ़ौज की बड़ी तादाद मौजूद है, वहाँ पर मिसाइल मारे थे और आज भी वहाँ पर मिसाइलों का हमला हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि ये मिसाइल हमले ईरान के जो तरबियत याफ्ता या जो उनके हिमायत याफ्ता मुसल्ला तंजीम के लोग हैं, जो हशद शाबी की शक्ल में, हिजबुल्लाह की शक्ल में हैं, उन्होंने किए हैं। लिहाजा ईरान को बराह रास्त इन हमलों का जवाब देना होगा और ईरान के ख़िलाफ़ हम पाबंदियाँ भी लगाएंगे। जबकि नाज़रीन काम, ईरान की जानिब से भी अमेरिका पर प्रेशर है कि अमेरिका पहले सैंक्शंस को ख़त्म करे, ईरान के ख़िलाफ़ लगी पाबंदियाँ हटाए, फिर ईरान जोहरी जो हथियार हैं उन पर मुज़ाकरात कर सकता है या डील कर सकता है। जबकि इसराइल की जानिब से गुज़श्ता 3 रोज़ से ईरान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ईरान के ख़िलाफ़ दावा किया जा रहा है कि ओमान के अंदर जो इसराइल का बाहरी जहाज़ था उसे ईरान ने टारगेट किया है, इसका जवाब ईरान को देना होगा। ईरान पर इसराइल ने कहा है कि हम हमला कर सकते हैं, लेकिन बहुत से दुनिया के माहिरीन इस बात को मानते हैं कि ईरान, इसराइल, अमेरिका, इनके दरमियान खुफिया अच्छे रिलेशंस हैं, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं और दुनिया के सामने महज एक ड्रामा है कि इनके आपस में दुश्मनी है। बहरहाल नाज़रीन काम, तुर्की से जो आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है, अभी जो सामने आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और ताज़ा खबर भी है, वो ये है कि मिस्र जो तुर्की का सख्त तरीन मुखालिफ है डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के इक़्तिदार के बाद, और जिसने यूनान और फ्रांस के साथ और यूरोप के साथ एग्रीमेंट भी कर रखे हैं, इसराइल के साथ भी एग्रीमेंट कर रखे हैं कि बहरे मुतवस्सित के अंदर है, जहाँ तुर्की पेट्रोल और गैस तलाश कर रहा है, वहाँ पर यूनान और फ्रांस और इसी तरह से इसराइल, ये मिस्र के साथ मिलकर ये 4 मुल्कों का एक बड़ा ब्लॉक है, ये तुर्की के ख़िलाफ़ बनाया गया था। लेकिन अब इतला सामने आ रही हैं कि मिस्री जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं चावुश ओगलो, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि मिस्र के साथ हम एक मिलिट्री लेवल का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, डील या मुआहिदा करने जा रहे हैं, जिसमें एक दूसरे की समंदरी हदूद की हम उसकी हिफाजत करेंगे और उसका ख़ास ख्याल रखेंगे, पास रखेंगे और किसी की समंदरी हदूद में जाकर जो पेट्रोल और गैस के ज़खायर हैं उन्हें तलाश नहीं करेंगे। नाज़रीन काम, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि तुर्की अब मिस्र के साथ ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है, लेकिन उर्दगान का शुरू से एक नज़रिया है कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ये एक काबिज़ और ज़ालिम शख्स है, जिसने दर्जनों मुसलमानों को मिस्र के अंदर शहीद किया। इख्वानुल मुस्लिमीन के जो सदर थे मोहम्मद मुर्सी, उनका तख्ता उल्टा और अब भी लोगों पर जुल्म करता है। लिहाजा ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, कुछ ताल्लुकात रखने की ज़रूरत है ताकि जो दुश्मन हैं वो खुश ना हो सकें, ताकि दुश्मनों के दुश्मन अपने मफादात में पूरे ना उतर सकें। इसलिए तुर्की किसी हद तक डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी की हुकूमत के साथ
کچھ ڈیلز اور کچھ معاہدے کرنے جا رہا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ترکی کی جانب سے فرانس سے بھی مذاکرات کے ذریعے سے اختلافات حل کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور اسی طرح سے ترکی نے یہ بھی کیا ہے کہ جو UAE ہے اور سعودی عرب ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ترکی کر رہا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر مسلمان ممالک کو اپنی پالیسیاں درست انداز میں رکھنی چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے جہاں اختلافات ہیں وہ باہمی اختلافات دور کر کے باہمی طور پر اپنا ایک مضبوط بلاک بنائیں، تاکہ جو دشمن ہیں مسلمانوں کے وہ کامیاب نہ ہو سکیں، تاکہ دشمنوں کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کر سکیں یا ان کے علاقوں میں گھس کر فسادات اور انتشار کروا سکیں۔ بہرحال حضرات کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔